नमस्कार। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, वयोवृद्ध लेखक और अपने दौर के मशहूर साहित्यकार, दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय तक हिंदी के तमाम विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने वाले प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी आज हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी ने लंबे समय तक भारतीय साहित्य, संस्कृति और राजनीति को बहुत ही करीब से देखा है, उसे महसूस किया है और आलोचना के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का बड़ा योगदान है। लंबे समय तक इन्होंने हिंदी आलोचना में एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आज के दौर में वो किस तरह से साहित्य को देखते हैं, संस्कृति को देखते हैं और आज के दौर में जो राजनीतिक स्थितियां हैं तब और अब में वो क्या फ़र्क महसूस करते हैं, इन तमाम सवालों पर प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी से आज हम बात कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं, तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीच में बीमार पड़ गया था। जी जी जी। तो अब आप लोगों की शुभकामनाओं से ठीक हूँ और इस लायक हूँ कि आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप समझिए। जी जी। पिछला काफ़ी समय, आपने लंबे समय से बहुत सारे जीवन के भी उतार चढ़ाव देखे। जी हाँ। और जो भारतीय राजनीति है उसको भी आपने बहुत नज़दीक से देखा। इतने दिन लगभग 90 साल से ज़्यादा हो गया। जी, तो भारतीय राजनीति का जो आपने जो तमाम उतार चढ़ाव देखे भारतीय राजनीति के लंबे समय से, तब और अब में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है त्रिपाठी जी? देखिए, मैं आज़ादी के 16 साल पहले पैदा हुआ हूँ, 1931 ईस्वी में। मेरे पैदा होने के 16 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो मैंने लगभग पराधीन भारत और जिसे आप कहेंगे, और मेरा गांव जहाँ मैं पैदा हुआ वो बहुत सुदूर क्षेत्र में है, बिल्कुल नेपाल के नीचे, नेपाल की तराई में, और कोई आवागमन का साधन नहीं था। तो एक मध्यकालीन जो भारत है वो भी देखा मैंने एक तरह से, और वो बिल्कुल मेरा गांव जो था वो वहाँ की जो संस्कृति है वो बिल्कुल यानी बार्टर चेंज था। अपने घर से लोग गेहूँ पैदा किया, लाया, और उसके बदले में लौकी का तेल लाते थे, लौकी का बीज लाते थे और नमक ले जाते थे, हल्दी ले जाते थे। जो बार्टर एक्सचेंज होता वो सब देखा है मैंने। जी जी। घनघोर वर्ण व्यवस्था, शिक्षा नहीं बिल्कुल, नारी और दलित बहुत बुरी स्थिति। यानी मेरे यहाँ, मेरे गांव से सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन था गैंसड़ी, करीब 15 किलोमीटर। तो मैं बलरामपुर पढ़ने जाता था तो सर पर गठरी लेकर के जाता था, तो कोई आदमी मिलता था तो मिलते ही पूछता था, कौन जातो बाबू? तो मैं कहता बाभन। तो जैसे मैं बाभन कहता था वैसे वो मेरी गठरी ले लेता था, मैं पाँव छूता था। और मैं देखता था कि मिल गया, किसी ने कह दिया कि तब कहा जाता चमार या क्या, तो कर गाली देता था उसको। और लड़कियां 10-10 साल की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। इतना, मेरी खुद बड़ी बहन थी, वो प्रसव वेदना में मर गई थी, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, बहुत घनघोर स्थिति थी। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, दंगे हुए, एक कल्पना जो थी गांधी जी की वो ख़त्म हुई, भारत के दो टुकड़े हो गए, महान ऐतिहासिक अकांड हुआ। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या सोच के, क्या समझ के गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा प्रधानमंत्री होने के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उनको 70 साल पहले का ले जाया जाए ना तो उनकी अकल ठीक हो जाएगी। जी। ये कितना शुभ और ऐतिहासिक दृष्टि से कल्याणकारी हुआ, और गांधी जी की क्या दृष्टि थी,
कि उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, और नेहरू से अंतिम दिनों में एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपके समय में, आप समझते हैं कि आपके समय में आपके प्रधानमंत्रित्व में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, अचीवमेंट क्या थे? तो नेहरू ने 1 मिनट रोक के कहा, वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा। आप ये देखिए जिम्मेदारी का अबलिशन, ये देखिए पंचवर्षीय योजनाएं, ये नांगलोई भाखड़ा बंगल। खुद आप कभी अतुल जी अगर इस बात पर विचार कीजिए, और लोगों को शिक्षा देने की ज़रूरत है, जो काम पत्रकारों का है वो नहीं कर रहे हैं जी। अब आप कहेंगे कि दूसरे लोग भी नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे लोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अखबारों का एक विशेष होता है। नेहरू इनको कहा जाता था मीडिया को कि वो हमारी आँख और कान है। अब आँख कानें खराब हो गया तो क्या होगा? तो उस समय जो इलेक्शन कैसे शुरू हुए, कोई परंपरा ही नहीं थी। पंचायत थी, लेकिन जब इलेक्शन हो रहे हैं, निर्वाचन, तो निर्वाचन आयोग होना चाहिए, मतदाता कौन हो, इस पर इतनी बहस हुई है। पहले लोग कहते सिर्फ इनकम टैक्स वाले मतदाता हो सकते हैं, फिर लोगों ने कहा सिर्फ एजुकेशन के लोग ही हो सकते हैं। तो नेहरू और अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कास्ट वाइज कहने हमारे यहाँ आम होगा, जो नागरिक है वो मतदाता होगा। तो एक एक चीज़ें कैसे बनी हैं, कैसे बनाई गई हैं, ये लोगों को इसका पता नहीं है। और देश हमारा रिपब्लिक गणतंत्र बना, राष्ट्रपति हुई, पार्लियामेंट्री संसद बनी, चुनाव हुए, कितना बड़ा काम में सब, कितना मुश्किल काम था। लेकिन निश्चित रूप से इस देश में बड़ी गड़बड़ियाँ भी हैं, लेकिन बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। एक तो जो हमारी देश और काल की दीर्घ परंपरा है जी, एक जो हमारी ये बहुराष्ट्रीयताएँ हैं, एक हम लोग देखिए ना, तमिल है, बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, केरला है, ये सब अलग नेशनलिटीज़ हैं। इनकी कल्चर अलग है, इनके धर्म इतने हैं। हिंदुस्तान की घुट्टी में ये जो बहुरूपता है, मल्टी नेशनलिटी शब्द तो बाद में आया है, ये जो बहुरूपता है ये बहुत घुट्टी में पड़ी हुई है जी। और एक केंद्रीयता भी इसके साथ साथ। अब होता ये था अतुल जी कि मध्यकाल में कोई भी आंदोलन धर्म के नाम पर ही हो सकता था, राजनीति भी धर्म के नाम पर ही होती थी। सिखों का, सतनामियों का, सबका वो धार्मिक थे। अब पॉलिटिकल इकानमी के नाम पर ही होगी, अब धर्म के नाम पर नहीं होगी। धर्म के नाम पर होगी तो अच्छा पिछड़ी होगी। तो इस देश में ये हमेशा महसूस किया गया है कि यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। एकता और एक रूपता ये दो चीज़ें हैं, विपरीत चीज़ें हैं। इतने मज़हब, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियाँ, इतने धर्म, इतने मज़हब, अब उसमें से अगर कोई एक कहे कि हम ही सबसे बड़े, तो ये तानाशाही है, ये फासिज्म है, डिक्टेटरशिप है जी। तो उसके लक्षण इस देश में हैं जो फल फूल रहे हैं जी। और इसके विरोध में भी है। लेकिन ये ऐतिहासिक दृष्टि से हमेशा से होता आया है कि ये जो तानाशाही है, ये जो हम सबसे ऊपर, हमारे जैसा कोई नहीं, इसमें से एक डोमिनेंट तो हो सकता है, जैसे हिंदी है, लेकिन ये कि और भाषाएं, हिंदी का भविष्य, हिंदी का अस्तित्व अन्य भारतीय भाषाओं से जुड़ा हुआ है। ये भाषा विज्ञानी जानते, सब जानते, उसको ज़्यादा कहेंगे होते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, मुस्लिम धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, दोनों कहने वाले हैं, दोनों के कहने वाले हैं। लेकिन
सौभाग्यवश वो माइनॉरिटी में हैं और दुर्भाग्यवश उनकी चलती है थोड़े दिनों के लिए। तो स्वाधीन जब देश हुआ, जिसको मैं नेहरू युग कहता हूँ, उसमें शायद हम अपने मन से ज़्यादा स्वतंत्र थे आज की अपेक्षा। चाहे वो अखबार नवीस हों, चाहे वो आम नागरिक हो, वो आज की अपेक्षा अपने मन की बात ज़्यादा कर लेता था। मैं बलरामपुर में था, पढ़ता था 7वीं 8वीं में। घोर आरएसएस का मेंबर था मैं बहुत घोर। मैं जेल में गया हूँ 3 महीने, आरएसएस का सत्याग्रह किया है मैंने, बहुत घोर। ऐसा नहीं कहा, नानाजी देशमुख ने बस स्वयं सेवक बनाया था। तो जेल से छूटा था तो अटल जी गए थे हम लोगों के स्वागत उगत के लिए, सब जानते थे मुझे। लेकिन मैं बलरामपुर में नेहरू जी आए, उनका भाषण सुनने गया। सब नेहरू जी चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं हुए थे उस समय तक। तो जब वो गए भाषण देने, तो एक लोकल कांग्रेसी था, उसने प्रास्ताविक भाषण दिया, इंट्रोडक्टरी स्पीच की जाती पहले ना जैसे, बिल्कुल। तो उसने कहा और नेहरू जी की तारीफ करने लगा। मैं आपसे बताता हूँ तो ये बात मैंने कई जगह कही है, लेकिन आंखों की देखी मेरी बात है। नेहरू जी झपट के गए और माइक छीना उससे और बोलिए क्या बदतमीजी है, मेरे सामने मेरी तारीफ। एक युवा नेता है, 5,000 तनख्वाह थी जब उन दिनों शायद मैंने देखी, और वो हिसाब करके मैंने पढ़ा था, एक बार 1 रुपया महीना बचता था जवाहरलाल नेहरू का। और एक बार इनकम टैक्स उनके सेक्रेटरी वो बधाई जो था, जो बाद में बड़ा घपला किया उसने कहा था कि ये कीजिए तो इनकम टैक्स बच जाएगा, तो उन्होंने डांटा उसे। तो ये मैं आपसे कहता हूँ कि उस समय जो छोटे छोटे नेता थे वो भी बड़े मन के थे, उनकी बड़ी इज्जत थी। अब जो होता है, याद आते हैं हर जगह तुलसीदास। आप तुलसीदास ऐसे पोएट हैं कि उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे जितने बड़े जो कुछ हों, अच्छे बात कही उनके बारे में, बुरी बातें कही, दोनों सच होती हैं। कि सत्ता पाई काहे मद नाही, प्रभुता पाई कहाँ मद नाही। धीरे धीरे पतन हुआ, नैतिक पतन हुआ, तेजी से नैतिक पतन हुआ। फिर भी मैं इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसी बात है, शायद जो स्वाधीनता आंदोलन की लेगेसी भी हो, ये मेरा सोचना है, गलत भी हो सकता है, कि इस देश का जो आम आदमी है वो ये मन से मानता है कि सर्वधर्म समभाव, कांग्रेस ही इस देश को रिप्रेजेंट करती है, ये मानता है शायद। जो छिपा हुआ कस्ट वोटर है, पुराना ट्रेडिशनल वोटर है, आम वोटर जो है, उसका भरोसा ज़्यादा है। और जैसे अभी राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण। हाँ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अतुल जी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि राहुल ने शुरू में तो सब समझते थे पप्पू है, पता नहीं क्या बकता है, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ नहीं पाता है, एक वाक्य दूसरा वाक्य बोल नहीं पाता। वो तो प्रोजेक्ट किया गया ना, प्रोजेक्ट किया गया, बिल्कुल प्रोजेक्ट किया गया उसको। लेकिन उससे कांग्रेस को खड़ी कर दिया अकेला। उस आदमी ने कितने दिनों तक देखिए दौड़, कितनी मेहनत कर रहा है वो, कितनी मेहनत कर, वही एक आदमी है जो, वो परिवारवादी तो हम नहीं मानते, लेकिन परिवार है वो। अब उस जिसके यानी राजीव गांधी मारा गया, इंदिरा गांधी मारी गई, जिसके परिवार के 2 प्रधानमंत्री मारे गए, तो कैसे कहेंगे परिवार नहीं है? नेहरू एक परिवार है, वो है, उसको क्या करेंगे आप? इसके बावजूद राहुल इतना जोखिम ले रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करके। क्या बैठे रहे तो मुझे डर लगता है। ये आत्महत्या करेंगे भाजपा वाले अगर राहुल पर कुछ वार करते हैं, तो ये आपको बता देता हूँ, पॉलिटिकली साफ हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो वर्तमान समय है, अब आप एक बात आप देखिए,
वो राजेश जोशी की कविता है। कभी कभी कविताएं इतनी प्रोफेटिक होती हैं जी। वो एक लाइन बीच में से ऐसी कभी कभी कोई कवि लिख देता है कि वो फिर वो एक लाइन चमकती रहती है पूरे पर। जी। जैसे मुक्तिबोध ने लिखा, लेकिन मुक्तिबोध की एक लाइन बड़ी है कि विचार आते हैं बोझा उठाते समय। तो राजेश जोशी की लाइन है ना कि वे सब मारे जाएंगे जो अपराधी नहीं हैं। अब आप ये देखिए, आप छोड़ दीजिए, नीट हुआ है, इन नीट में कितनी विद्या, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, हाथरस कांड हुआ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष बता सकता हूँ, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, किसी कोई सजा नहीं होगी। सबसे बड़ा ये हो गया है कि हमारे यहाँ निरपराधी पकड़े जाते हैं। कितने लोग हैं जो सालों से बंद है जेल में, कोई उनके लिए न बेल है, न अदालत है, न जमानत है, कुछ नहीं है। और नवलखा पत्री पकड़ा हुआ है, वो बरबर राव पकड़ा हुआ है, वो बेजा पाटेकर पता नहीं बाहर है कि कोई एक वो भारद्वाज है, पता नहीं उसको बेल हुई कि नहीं बेल हुई। ऐसे पता नहीं कितने लोग पकड़े हुए जेल में सालों से पड़े हैं। ये अरे भाई, सत्येंद्र जैन ने अपराध किया है तो उसको मुकदमा न चला करके उसको तुम 2 साल से पकड़े रखे हो। केजरीवाल को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, और इन सबको जैसे हाथरस के बाबा है, इतने भ्रष्टाचारी हैं, और अब कोई रिजाइन नहीं करता। रिजाइन करने की बात ही नहीं करता कोई। अब आप कल्पना कीजिए कि 116 लोग मर गए, न तो यूपी गृह मंत्री का कोई बयान है, आदित्य योगीनाथ कहाँ हैं, कोई समझे नहीं, कोई परवाही नहीं है। मणिपुर जल रहा है, आज 370 हटा लिया। हटा लेना कौन बड़ा भारी ऊंचे अचीवमेंट है, हटा लिया, कागज में हटा लिया, खत्म। उसके हटाने से हुआ क्या? 1 सप्ताह में 2 मिलिटेंट्स का अटैक हुआ है। जी बिल्कुल। ये भावना अतुल जी कि जनता खिलाफ है और आप वहाँ शांति फैलाएंगे, बिल्कुल। ये इस समय ये आया है। कांग्रेस का जो ढीलापन बता रहे हैं, नेहरू का अपराध था कि कश्मीर नहीं हल किया। आपने नेहरू ने कश्मीर नहीं हल किया, नेहरू ने कश्मीर को खत्म कर दिया बल बल कर। आप आए, आप ठीक कीजिए उसको। ठीक हो तो आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ मुसलमानों को ये करवा के। अब मैं ये जो हाथरस में कांड हुआ है, तो मैं अपना नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूँ। कथादेश में कवियन की वार्ता में कॉलम लिखता हूँ। तो अब के कॉलम का शीर्षक मैंने सोचा लिखने के लिए कि खुदा का शुक्र है कि भोले बाबा मुसलमान नहीं है। जो बोलते नहीं, प्रधानमंत्री बोलते, जो समस्या उसमें बोलते नहीं, क्या करेंगे आप? जो बोलता नहीं तो आप क्या करेंगे भाई? अब अमित शाह, ये कश्मीर, ये हाथरस, ये सब गृह मंत्री का काम है ना। ये तो शुक्र है अतुल जी, मैंने अपने अंतिम समय में ये चुनाव, उसका रिजल्ट देख लिया और कमाल कर दिया यूपी ने। जी 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 जी। कमाल कर दिया यूपी ने। यूपी इतना जग सकता है, ये मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं तो समझता इतना अयोध्या का हल्ला हुआ देखिए। और वो अब मैं सोच रहा हूँ, सुनिए, हाँ, एक बात बताऊँ, बड़ी पर्सनल, बड़ी आत्मीय है, लेकिन बड़ी वैसी बात है। मेरा गांव जो बिस्कोर है, वो अयोध्या से सिर्फ आप समझ 50 मील की दूरी पर होगा। तो हम लोग ये कल्पना करते हैं अपने मन में कि राम हमारे राजा रहे होंगे, राम का राज्य हमारे गांव में जरूर रहा और राम कभी आए होंगे, ये हमारे मन में मतलब ऐसे। अच्छा, वो ये कि हमारे जो गांव है वहाँ से कपिलवस्तु और साकेत और ये आपका श्रावस्ती और ये अयोध्या बहुत समान दूरी पर है, बीच में जैसे। तो ये जो कांड हुआ, जो रामलला का मंदिर का, और जो उसका परिणाम हुआ, मुझे लगा कि राजा राम का न्याय है भाई। राम न्याय करते, और उन्होंने तो न्याय के लिए राम ने सारा अपना जीवन वो किया। तो अभी राम का न्याय चल रहा है, और ऐसा मारा है कि अब जय श्री राम खत्म हो गई। ये देखिए, अब जय श्री राम कोई नहीं बोलता भाई।
नहीं, बिल्कुल। ये कुल मिला संसद में जय श्री राम जहाँ बोलते थे, वो ओवैसी जो है वो अल्लाह अकबर बोलता था। वो एक नंबर का निर्भीक, इस समय सबसे अच्छा एमपी है वो ओवैसी, बहुत अच्छा एमपी। विचार उसका जो कुछ हो, लेकिन बोलने होने में बहुत तेज है वो। इन सबको अकेले कम से कम उसने ये इस इलेक्शन ने ये किया कि बहुत बड़ी आशा की किरण जगाई, एक विपक्ष का स्वर दिया, कांग्रेस को खड़ी किया। और कांग्रेस का खड़ी होना, राहुल जैसे आदमी का इतना जोर का लीडर रिकग्नाइज न का दल, ऐतिहासिक बात है। मैं इसे, जैसे मोदी का होना, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी में कितना फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी को तो कहा जाता था कि ही इज नेहरूियन, नेहरूवादी हैं, और नेहरू की जो श्रेष्ठ प्रशंसा हुई है, अतुल जी अगर आपने ध्यान दिया है, जरूर दिया होगा, नेहरू की डेथ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि है, वैसी नेहरू की प्रशंसा किसी ने नहीं की। वो पूरी कविता है। मैं 1976 25 दिसंबर को मिला हूँ अटल जी से। वो मीसा जेल में बंद थे, आपातकाल था जी। हुआ ये कि मेरे एक विद्यार्थी की तबीयत खराब थी, एम्स में था वो, तो मैं उसको देखने गया था। तो अटल जी की जो मित्र हैं मिसेस कौल, राजकुमारी कौल, वो बलरामपुर की हैं। पढ़ाई तो उन्होंने ग्वालियर में की थी, अटल जी से भेंट हुई थी, लेकिन शादी उनकी बलरामपुर में हुई थी। तो वहाँ कौल साहब जो थे जिनसे उनकी शादी हुई थी, वो मेरे ससुर मित्र थे। तो कौल साहब रामजस कॉलेज में साइकोलॉजी के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे फिलासफी के। अब मैं किरोड़ी में था। तो इस तरह से मिसेस कौल मुझे जानती थी, मानती थी, बहुत जानती। उन्होंने देखा मुझे तो कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैंने कहा चलो अटल जी से मिलाते हैं तुम्हें। तो मैंने कहा कि मैं सीपीआई में हूँ, पहले आरएसएस में था, जानते थे मुझे, अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ। तो कहने नहीं, चलिए चलिए, आज उनका जन्मदिन है, 25 दिसंबर का जन्मदिन। तो गए। अटल जी मेरे ख्याल 4th फ्लोर की डॉर्मिटरी में थे। बीच में एक लड़की थी उनके पास, छोटी सी, वो नमता रही होगी, मिसेस कौल की लड़की, और लुंगी बांधे और एक रंगीन सदरी पहने खड़े थे ऐसे। मुझे देखा, कहा हाँ हाँ मोटे हो गए हो? कहा मैं मोटा हो गया, याद था उनको। तो मैंने पूछा कि कब से हैं आप यहाँ? तो शताब्दियाँ हो गई साहब। फिर बोले, मैंने कहा आपका स्वास्थ्य ठीक है? बोले कि हंसे, बोले कि बाहर ये खबर है ना कि मैं बहुत बीमार हूँ सख्त। मैंने कहा हाँ है, बाहर तो खबर है ये। तो हंसे, कहा नहीं। बोले कि मेरा ऑपरेशन हुआ था। किस चीज़ का हुआ था? शायद मुझे गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, पता नहीं इसी किसी चीज़ का हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ तो इंदिरा जी का खास आदमी आया था, उसकी निगरानी में मेरा ऑपरेशन हुआ, और अभी हर हफ्ते उनका मैसेंजर आता है, मेरा हाल चाल लेकर उनको बताता है। ये अटल जी ने मुझसे कहा है। ये आपातकाल के दौरान की बात? ये आपातकाल के दौरान की बात जी। तो ये एक वो लीडरशिप, और एक ये लीडरशिप सिवाय रटी रटाई बातें करना, एक राजनीतिक भाषा का व्याकरण ही ना हो उसके जैसे किसी के पास। इस देश की परंपरा का नाम हिंदू संस्कृति, बाप रे बाप, महान हिंदू संस्कृति, विवेकानंद की, परमहंस की, गांधी की, और ये पूरे जनता को अंधा बनाना, मूर्ख बनाना, ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। और हम तो समझते थे कि ये तो पता नहीं कब तक चलेगा, हमारे समय में आ गया कि नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। इसकी तुलना में राहुल की भाषा, इसके समय में और लोगों की भाषा, अखिलेश की भाषा, राहुल की भाषा। तो इसलिए राजनीति के कई रूप देखे मैंने, बड़ी निराशा हुई। लेकिन इसके साथ साथ भारत की धरती में है कुछ जो हर जगह है, हर जगह। इंग्लैंड में वो हार गया सुनक। जी जी। अब सुनक हिंदू था, लेकिन वो हिंदू धर्म फैला रहा था। आज वो कल का एक्सप्रेस का इंडियन कार्टून बड़ा बढ़िया है। वो बड़ा बढ़िया है कि जो
इंडियन ओरिजिन स्लोगन स्ट्रॉन्गर इन यूके। तो वहाँ वो 400 पार यहाँ कहते थे, 400 पार उसको मिल गया। जी। बड़ा बढ़िया होता है। अच्छा, अब हम लोग राजनीति से थोड़ा हटें। हाँ, हटिए हटिए। हटिए। राजनीति तो खैर जो बदली वो सब देख ही रहे हैं। हाँ। और अब जनता पे उम्मीद भी है कि अब हाँ। आने वाला वक्त जो है ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा जो नहीं रहेगा। पिछला 10 साल नहीं, जैसे ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया, बदल गया। अब वो जलाल नहीं है, अब चेहरे पर मलाल है, अब जलाल नहीं है। हिंदी साहित्य की बात करते हैं थोड़ा। जी जी। ठीक है, कमिंग होम। साहित्य की दुनिया ने पिछले 10 सालों में जो दौर रहा, इस दौर में बहुत सारे हमारे जो साहित्यकार मित्र थे, जिनका लिखना पढ़ना, जिनको हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और जन पक्षधर कहते थे, उनके नज़रिया में कई बार इस स्थिति को लेके इतनी निराशा आ गई कि उनका लिखना पढ़ना भी प्रभावित हुआ, साथ ही उनकी सोच में भी काफ़ी चीज़ें बदलाव की देखने को मिली। और यहाँ तक कि बहुत सारे साहित्यकारों ने तो अपनी दिशा ही बदल दी। अच्छा, तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा एक बताता हूँ आपको। ये जो साहित्यकार होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो बड़े कायर होते हैं। वो शब्द को कर्म का स्थानापन्न मानते हैं, दुनिया बदल देते हैं शब्दों में। ये जो कैनेडी था, मारा गया, जेफ कैनेडी, वो शुरू में कविता लिखता था, साहित्यकार था। तो बाद में उसने कहा कि छोड़ दिया मैंने कि इट इज़ टू पैसिव। कुछ साहित्यकार होते हैं, निराला जैसे प्रसाद, स्वाधीनता आंदोलन के साहित्यकार भी जो थे वो अडिग थे। वो बाद में जो हुए तो वो वही साहित्यकार बाद में वो हो गए। अब ये है कि एक तो मैं कोरोना काल में, एक तो कोरोना ने बड़ा प्रभावित किया, ये लोगों से मिलना जुलना ये हुआ, कई मर गए उसमें, लोग चौंक गए, सन्नत हो गए, आपस में मिलना जुलना बहुत कम हो गया उसके कारण। एक ये फिजा है, उसका कारण एक और भी है मेरी समझ में। मैं अब बहुत दूर तक ले जाके बात में कर रहा हूँ। कोई लेफ्ट का पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है कोई। आप साहित्यकारों के बारे में जो बात कर रहे हैं निराशा की, आप जरा सोचिए कि सीपीआई सीपीएम को क्या हो गया है। कोई बने नहीं किसी का, कुछ नहीं, कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा है कुछ। और ये सारा मीडिया का ही दोष नहीं है, मीडिया का दोष है। अब जो बात आप साहित्यकार में कह रहे हैं, वो ज़्यादातर बात तो मीडिया के लोगों पर घटित होती है। बिल्कुल होती है। यानी इतनी निर्लज्जता से मीडिया के लोग हो सकते हैं, इतने बिके हुए हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। साहित्यकार, एक ये हुआ कि ये जो उत्तर आधुनिकता आई तो उसने वो कहा कि भाई मैन इज़ डेड। तो मैन इज़ डेड का मतलब ये होना चाहिए कि एक नया आदमी पैदा होना चाहिए, तो वो अर्थ नहीं लिया। ये देखिए जैसे मानवता खत्म हो गई। और अब इसकी वजह मैं सोचता हूँ कि आदमी अपने आप में ही इतना डूब गया, साहित्यकार भी। एक ये चला कि अपने बारे में बात कर रहा, बस फोन आते हैं कि आपकी किताब पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लिखा। बाद में होता है कि नहीं मैंने भी किताब लिखी है। तो अपने पर इतना ज़्यादा बल और दूसरे का नहीं। फिर साहित्यिक संगठन भी, जैसे प्रगतिशील लेखक संघ है, जनवादी लेखक संघ है, वो लगभग निष्क्रिय है। तो ये जो साहित्यकारों में चेतना आती है, ये जो फैलाव होता है, एक्टिविटी आती है, वो हवा में नहीं आती है। वो एक उसके लिए मूवमेंट होता है, उसके लिए साहित्यिक संगठन होते हैं, वो संगठन सकारात्मक होते हैं,
फिर उससे आदमी को ऊर्जा लेती है। फिर सामुदायिकता जो होती है, जो संगठन होते हैं, वो सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आप दूसरे में भी ये लीजिए। अब आप ये आपने देखा होगा शायद, सड़क पर देखिए कोई दिखलाई नहीं पड़ेगा इस समय, वो मोबाइल बिल्कुल है, उसी में सब मगन है। अब सड़क पर बच्चे खेलते नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको, इन्हें आदमी दिखलाई पड़ते हैं या तो छुरी मारते हुए, दंगा करते हुए, रेप करते सब हो जाती हैं। ऊपर से ये महंगाई और बेरोजगारी जो है उसके बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन वो बड़ी भयंकर है इस समय। तो अब अभी आपके बताओ, 160 रुपया किलो गोभी है, 100 रुपया किलो तोरी है, बताइए। वाकई बहुत महंगाई है। अच्छा, निश्चित रूप अब मेरी चले तो मैं अच्छा है आप मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बात कम से कम दूसरों से जाए। मैं कल परसों से कल्पना कर रहा था कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी घर पर तो ये महंगाई झेलते होंगे, उनके माँ बाप वो भी झेलते होंगे, वो आंदोलन क्यों नहीं उठाते यूनिवर्सिटी के लड़के कि महंगाई पर वो आंदोलन क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पर वो क्यों नहीं करते। तो ज़रूरत है, इस समय इंडिया वेट कर रहा है एक मूवमेंट की, और मैं उतना निराश नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो नया इलेक्शन आया है, उसके रिजल्ट आए हैं, वो बहुत चीज़ों की, एक नई मूवमेंट की, नई राजनीति की, नई संस्कृति की, मैं समझता हूँ उसकी भूमिका है। मैं व्यक्तिगत, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे मन में है तो। और मैं समझता हूँ कि निराशा ख़त्म हो रही है, और पूरे संसार में। अब आपने देखा, एक बात देखी, बताता हूँ, इंग्लैंड में देखा आपने, वो जो जीत के आया है वो बड़ा मामूली आदमी है, स्लिप पहने में घूम रहा है ना, गरीब आदमी था। फ्रांस में क्या हो रहा है देखिए, जहाँ पर फार राइट इतना आ रहा था, वहाँ पर लेफ्ट ने उसको चेक कर दिया है एक होकर के। तो लक्षण मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब हो सकता है मुझे खुशफहमी हो। नहीं, खुशफहमी नहीं, ये है संकेत तो है ही। और इसमें अब इस इलेक्शन से लेफ्ट को एक नई ऊर्जा लेकर के इकट्ठे आना चाहिए। खुद आप ये देखिए खुद कि खुद भाजपा ने अब कैसी अपने बारे में विरुद्ध बातें की। आरएसएस के लोगों ने क्या कहा है, आज आरएसएस, आज इंडियन सोर्स में है, आरएसएस के आदमी ने कहा है कि ये सब ठीक। आज नाइजर ने लेख लिखा है कि ये जाति गणना होनी चाहिए। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर भी ये चीज काफी तेजी से आ रही। हाँ, और ये जो सत्ता चल रही है उसके खिलाफ अंदर से भी आवाज उठ रही है। इस आदमी ने भाजपा के नाम पर एक आदमी खड़ा किया। कहते थे एक बार पार्लियामेंट में किसी ने कहा था कि मोदी ने बड़े जोर से कहा कि कांग्रेस में तो एक ही आदमी हमेशा रहता है, तो कहा कि आपका बधाई हो, हमारे यहाँ एक आदमी रहता था, हमारा नारा था हम दो हमारे दो, आपके यहाँ सिर्फ दो हैं। हुआ था कि एक बार पार्लियामेंट में दो ही रह गए थे भाजपा के, तो उसने कहा कि अभी भी दो ही हैं, आप और कोई नहीं है। तो इस आदमी ने पूरे संगठन को एक आदमी बना दिया, और खुद भाजपा वाले तंग आ गए, खुद आरएसएस वाले तंग आ गए। तो जैसा मैंने कहा कि अब उनका जलाल है, मलाल है, जलाल नहीं है। और ये एक आदमी इतिहास नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक आदमी इतिहास का प्रतीक होता है। ये है। आपने इतना ज़्यादा लिखा है, खासतौर से आलोचना में आपका एक बहुत इस बीच मैंने संस्मरण, शुरू में मैं कविता करता था जी। तो कविता छोड़ करके नाम मुझे आलोचना निकाली, तो मैं आलोचना करने लगा। अब मैं एक बार मैंने संस्मरण लिखा, तो संस्मरण बहुत अच्छा हुआ, तो अब संस्मरण लिख रहा हूँ। फिर मैंने कुछ आलोचना भी लिखी है मैंने इस बीच में, लेकिन ये है जो कुछ मन में आता है जैसा लिखा हूँ। नहीं, आप लगातार लिख रहे हैं। मैं लिख तो रहा हूँ मैं। अब असल में लिखने के अलावा, पढ़ने के अलावा और कुछ जाने ही नहीं, तो अब क्या करूं, जब तक हूं तब तक कुछ करता रहता हूं। नहीं, अच्छा है। तो अभी आपकी कोई ऐसी इच्छा की जो आप लिख नहीं पाए हो, आप लिखना चाहते हो? ये तो आप जानते होंगे कि एक वो कवियन की वार्ता कथा देश में लगातार लिखता हूं मैं,
और तद्भव में हमेशा वो लिखता हूँ। पहले एक विश्रांत का बलरामपुर लंबा चौड़ा होता है, और एक अब असने बहुर देसु दिल्ली पर लिख रहा हूँ। दिल्ली के बारे में लगातार लिख रहा हूँ 4-5 साल से। तो अब जो मन में आ रहा है वो ये आ रहा है मेरे मन में, एक तो किताब मेरी कई, जैसे विष्णु खरे पर, इकबाल रब्बी पर, वीरेंद्र अग्रवाल पर, हरिश्चंद्र पांडे पर, मंगलेश पर, इन सब पर जो मैंने लेख लिखे हैं छोटे छोटे, उनकी किताब एक आएगी। एक मैंने किताब लिखी है, एक लेख बहुत लंबा लिखा है कि निराला ने आँखों को कितने रूपों में देखा है, और उसका आंखें में देखी हैं जब से नाम है। तो एक इसका संकलन मैं दूंगा उनको, छापेंगे। और जो बात मेरे इन दिनों आ रही लिखने की लेख, वो ये है कि निराला ने खड़ी बोली में तुलसीदास स्वयं बनने का, तुलसीदास निराला का के फेटिश थे, वही बनना चाहते थे वो, और वही उनके वो थे। तो अवधि, अच्छा तुलसीदास पर परंपरा थी, खड़ी बोली में तो ऐसी कोई परंपरा थी ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, ये जो वर्णानुप्रास है, साहित्य की बात हो रही है ना, अखबार में नहीं सही है, सही है, सही है। तो वो तुलसीदास उसके बगैर चल नहीं सकते जैसे, और वो उनके साथ, चूंकि एक परंपरा है अवधि के स्वयंभू की, किसकी चौपाई और दोहे की, तो वो सहज भाव से आती है। अब देखिए, जब यही जतन जहाँ यही पाई, अब तो जा 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 तुम लीके निज नैन निहारे न न न न न न न। अच्छा, चाप समीप महीप न जाई, समीप महीप सज भवा भजे हम भवानी पदम भावगम्यम। अब चक्कर यह है कि कोशिश करके तो ये आप ला देंगे, लेकिन इनएविटेबली मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट। अच्छा, और जो पोइट्री की तुलसीदास का जो जादू है, वो जादू सिर्फ भाव में नहीं है, वो जो भाव, वो एक जो इनर म्यूजिक है ध्वनि में, ये जो इतना लोग पढ़ते हैं, वो सिर्फ भाव से नहीं, भाव और म्यूजिक दोनों एक में मिल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब पढ़िए तो ऐसे लगा जैसे अब सिर्फ कर रहे हैं, यहाँ से शुरू में वहीं जाके रुकेंगे। ये मैजिक है तुलसीदास, और भाव तो वही है, बड़ा आदमी है, मतलब मतलब क्या कहा जाए, संसार के उच्चतम लोगों में से। केवल शेक्सपियर को छोड़ दीजिए, शेक्सपियर के बराबर या बड़ा, शेक्सपियर बराबर तो कह सकते हैं, शेक्सपियर बड़ा कहने में ना, नहीं, वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये है कि हम लोग जानते भी कितना है शेक्सपियर को, तुलसीदास को जानते हैं। अब तुलसी निराला उसको लाने की कोशिश करते हैं, वो सारे वो उस ऊंचाई तक जाने की, वो वही। अब देखिए निराला कोशिश देखिए, एक मेष माता ही निर्निमेष रहती है, मेष निर्विनेश होती वो छिन्नती संतान जब हो, एक मेष माता ही निर्निमेष, दुर्बल वो छिन्नती संतान जब होकर संतप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, या शतगुणावर्त तरंग भंग उठते पार। निराला ने ये किया कि रामचरितमानस का खड़ी बोली में अनुवाद किया। ये आदमी जैसे चट्टान तोड़ तोड़ के पानी निकाले, पूरा सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते थे, इनके पास कोई परंपरा ही नहीं थी। एक खड़ी बोली जो हिंदी है, वो तो
लल्लू प्रसाद, लल्लू और ये महाप्रसाद द्विवेदी शुरू हो गए कहाँ पहले। तो लेकिन निराला ने जो कोशिश की, उससे जो सक्सेस मिली, वो सक्सेस और किसी को नसीब मिली हुई। मैं इस पर लिखना चाहता हूँ। नहीं, अच्छा है ये। हाँ, ये बहुत अद्भुत और नए तरह का, मतलब आपने इस दृष्टि से देखा निराला को, ये एक बड़ी बात है। हाँ, तो ये शुरू तो रामविलास जी कर गए थे, ये काम शुरू रामविलास जी कर गए थे, लेकिन मैं और थोड़ा उसको करना चाहता हूँ। उन्हीं का काम है एक तरीके से, वो अब नहीं है तो मैं उसको अपने जैसा मैं सोचता हूँ, वो तो बहुत बड़े आदमी थे कर। तो ये कि लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम दूसरी है थोड़ी, देख नहीं पाता उतना, मैं लिख नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, कारागार है कमरा, बीमार हूँ, एनी डे आई कैन फ्लॉप, 94 साल का हूँ, पत्नी नहीं है, अब अकेला हूँ। और साहित्यकार तो अकेले हैं इसलिए क्योंकि लोगों से कम मिलते जुलते हैं, अलग हो गए। मैं तो सचमुच अकेला हूँ। तो कितना हो पाएगा, कितना ही हो पाएगा, तो उसकी चिंता होती है, लेकिन क्या होता है, आप जैसे लोग हैं खोज खबर लेते रहते हैं। नहीं, आप देखिए, नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे। अब जैसे भी है, देखिए अब शरीर है, शरीर में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता है और उम्र के साथ ये होता भी है, लेकिन बावजूद इसके आपके अंदर लिखने, सोचने, समझने, ये जो तमाम जो चीजें हैं, जो ये जो ताकत है ना, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं बोल गया तो बहुत एक क्रम में बोल गया, उठपटांग इधर उधर नहीं हुआ। तो ठीक है, अच्छा है जैसा है वैसा। नहीं, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप लगातार सक्रिय भी रहें, 100 साल से ज़्यादा आप भी अच्छा से अच्छा लिखते हुए समय काटें। रोग बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप स्वस्थ रहें हमेशा। ठीक।